हेलो एंड वेलकम टू एकेडएक्सेल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्जाम जो आने वाला है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरी बात, डट के मेहनत करनी है, लग के काम करना है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन, एक इम्पोर्टेंट कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। भाई बहुत ज्यादा अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि हर किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भाई ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं लिखी हुई, एक दो लाइन लिखी हुई है कि अगर मान लो आपका कोई लक्ष्य है जीवन में या आपका कोई गोल है, ठीक है, आपने ठान लिया कि यार इसको मुझे पूरा करना है कैसे भी करके, ठीक है, या आपने ये मन में विश्वास बना रखा है कि यार मैं एक ना एक दिन यहाँ पहुंचूंगा, बिल्कुल आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में वो क्रिएट ही कर लिया कि भाई मैं यहाँ पर ही हूँ, तो मतलब आप एक तरीके से हाफ वे ट्रेवल कर चुके हो, मतलब कि आधा रास्ता आपने कंप्लीट कर लिया है। तो भाई अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो यही कोट हमको ये आज बात बताता है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ। प्रारंभ बैच हमारा है, ठीक है, सॉल्यूशंस लेक्चर 1। हाँ भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हम इसमें चीजें कवर करने वाले हैं। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सर क्या क्या आज के लेक्चर में बेसिकली बहुत सारी चीजें कवर तो करेंगे, बट उसमें से मोस्टली मेन चीजें क्या है वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर में, ठीक है, या आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन फिर हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें, थोड़े बहुत टाइप्स वगैरह के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स। अगेन ये टॉपिक्स भी आपने काफी पहले छोटी क्लासेस में या बोलूँ तो 11th क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलालिटी हो गया, तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, वही इस चैप्टर में दोबारा से एक बार रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगेन सर ये भी हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आ रहा होगा ना याद? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीवी, ठीक है, काफी सारे हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वगैरह भी हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है आज का लेक्चर जो होने वाला है वो एक मिक्सअप है, ठीक है, जो अपन ने छोटा पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक तरीके से उसका रिवीजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़े बहुत कुछ रिलेशंस भी देखेंगे, जैसे भी मोलारिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में और हमारे मोलालिटी में क्या रिलेशन होता है, कहाँ ये हमारे पास चीजें काम में आती है, ठीक है, कैसे कैसे इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, सॉल्यूशंस की। तो बेसिकली सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं क्या है सर? एक एग्जांपल से या एक किस्से से बताता हूँ आपको, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, या एक डेफिनेशन तो इंग्लिश में भी मैं लिख दूंगा इसकी, आप लोगों को भी पता है भाई, रट्टा तो हम सभी मार लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ये हम जानते भी हैं, बोलते भी, ठीक है। बट बेसिकली अगर अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करें तो सॉल्यूशंस हमारे पास होता है भैया एक मिक्सचर। ठीक है, जाहिर सी बात है एक मिक्सचर है ये। ठीक है, मिक्सचर किसका होता है? दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। और मिक्सचर ये बेसिकली हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस टर्म से आप ये बात समझते हैं कि यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, सिंगल फेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, पार्टिकल्स की साइज काफी ज्यादा छोटी होती है एंड सो ऑन, ये हम बात है यहाँ पे जानते हैं होमोजीनियस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि टू नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब कि भैया जो इसके अंदर चीजें हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होती हैं, मतलब कि रिएक्शन नहीं करती हैं, केवल सिंपली एक दूसरे में मिक्सअप होती हैं। अगर रिएक्शन कर लेंगे तो फिर तो वो तो बात ही कुछ और हो गई, फिर तो डिफरेंट चीज में चले गए। लेकिन यहाँ पे जो ये स्पीशीज हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होती हैं, वो आपस में कोई भी किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसको एक लाइन में भी बता सकते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज सिंपली it is simply defined
is simply defined as homogeneous mixture of two or more non-reacting species. Two or more non-reacting species. खत्म बात, ठीक है। तो ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी, काफी ज्यादा इजी ये डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। बट यहाँ मैं बार बार क्यों एक वर्ड बोल रहा हूँ दो, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है सर? भाई सर वो सॉल्यूशन जो मोस्टली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो मोस्टली दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब वो दो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें से एक का नाम हम देते हैं सॉल्यूट और वहीं दूसरे का नाम हम देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो भाई जो बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास मोस्टली वो दो कंटेंट या दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक उसमें से होता है सॉल्यूट और एक उसमें से होता है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारे पास किस किस का मिक्सचर होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट कौन है? सर सॉल्वेंट कौन है? भाई जो सॉल्यूट होता है हमारे पास, ठीक है, वो यूजुअली कम क्वांटिटी में होता है, बोल तो जनरली कम क्वांटिटी में होता है, जनरली वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्यूट होता है वो जनरली कम क्वांटिटी में होता है और जो घुलता है या जो डिसॉल्व होता है, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। यूजुअली जो हमारे पास सॉल्यूट है थोड़ी सी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली घुलता है या डिसॉल्व होता है। कि सर किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसमें डिसॉल्व होता है, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और ये जो हमारे पास बेसिकली सॉल्वेंट होता है ये ज्यादा क्वांटिटी में या तो जनरली हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है और इसका काम क्या होता है? अपने अंदर किसी भी सॉल्यूट को घुलाने का या अपने अंदर ये सॉल्यूट को क्या करता है? घोल के रखता है या ठीक है, या इजीली डिसॉल्व करवा लेता है, ठीक है। बोलते भी तो हैं हम, अच्छा बोलते भी तो हैं कि आपसे क्वेश्चन है मेरा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सर वाटर को बोलते हैं, बोलते ही है ना हम, ठीक है। तो भाई वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द चीजें वो अपने अंदर इजीली क्या करवा देता है? डिसॉल्व करवा देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने सॉल्यूशंस का आइडिया ले लिया यहाँ पे कि भाई बेसिकली सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, क्या मतलब जो टाइप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कौन कौन से दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की, कि बेसिकली सर कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होती है, ठीक है। अपन ने 11th में भी पढ़ा है इसको कि बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, अपन ने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने मोल्स वगैरह समझे थे वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में कि बेसिकली मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। मोल्स के बाद हमने फिर एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी जिसमें हमारे पास मोलालिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी वगैरह ये सब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। तो एक बार अपन वापस से इसका क्विक रिवीजन सा एक देख लेते हैं कि भाई बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी, ठीक है सर। तो भाई क्या होता है नॉर्मेलिटी? आसान सी एक डेफिनेशन, वही अगर हम बोलें तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। It is number of gram equivalent of solute. It is the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यूनिट भी होती है भाई इसकी ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है। चलिए
तो आगे अगर अपन देखें तो नॉर्मेलिटीज है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मेलिटी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे या सिंपली लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें एक टर्म आती है ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये का एक फॉर्मूला, भले ही एक सिंपली अपन इसको फॉर्मूला लिख देंगे, बट इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व वगैरह करते हैं, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक फंडे और क्लियर होने चाहिए। तो सिंपली हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है भाई, अभी हम ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये हम बात जानते हैं, तो रख दें उसको वहीं पर ही, कुछ भी नहीं, जो इसमें चीजें लिखी हुई है अगेन मैं वही चीजें यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं, जो चीजें एक्चुअल में होती हैं वही यहाँ पे चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई हमको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, गिवन मास ऑफ दैट सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको अगर थोड़ा और एक्सप्रेस करें, थोड़ा और इसको डिराइव करें, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बिल्कुल। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, ये हमारे पास लीटर में। चलो अब हमको पता है यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये होता है, बेसिकली जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये भी हम बात जानते हैं कि भैया ये जो सर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर या एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो आप चाहें इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं ऐसे कि भैया ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सिंपली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑन एन फैक्टर और एक्स फैक्टर, ठीक है, या वैलेंसी फैक्टर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है सर। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारे पास आएगा वो होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular mass to volume in लीटर, और इसमें हम यहाँ पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n फैक्टर। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिंपली मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी भी अगेन एक कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास, ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने इसको भी पढ़ा है। तो सर मोलारिटी क्या होती है, अब
ये तो अगर अपन यहाँ पे बात करें किसकी, मोलारिटी की, ठीक है। तो मोलारिटी अगेन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें मेरे पास कितने मोल्स होंगे, वही मेरी क्या हो जाती है, सिंपली मोलारिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मुझे कोई मोल्स निकालने को बोल देता है तो वही मेरे पास सिंपली क्या हो जाती है, मेरी मोलारिटी हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिए लिख लेते हैं इसको भी हम सिंपली। इट इज सिंपली डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Dissolved in 1 liter of solution, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिट इसकी सिंपली मोल पर लीटर होती है, ठीक है। मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसका अगर हमको फॉर्मूला देना है तो सिंपली एम हमको पता है क्या होता है, मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं यहीं से आगे। अगर हम इसको देखें तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई मोलारिटी है हमें पता है, मोल्स हम मोल्स को क्या लिखते हैं सर, एन भी लिख सकते हैं मोल्स को, बिल्कुल ठीक है। मोल्स, ठीक है, मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था, लीटर में, बिल्कुल ठीक है सर। एन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मोल्स क्या होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सर। तो W अपॉन M, ठीक है सर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चल रहा है, लीटर में। ए अगर मैं इसको ml में ले लूं, WM, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन किस में, ये हो गया किस में, ml में हो गया, ठीक है, इनटू ये हो गया हमारे पास मोलारिटी के लिए आपका फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, कोई इसमें डाउट, कोई दिक्कत आपको, काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ भी अपन ने बेसिक से ही काम करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, मोलारिटी हमारे पास, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स होते हैं क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही रखा, ठीक है, सेम वही। और अगर यही हमारे पास सॉल्यूशन जो है हम एमएल में ले लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान में रखना जरूरी है। क्या होती है फॉर्मेलिटी, अरे भाई अभी तो बोला ऊपर पढ़कर आए, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, अभी जस्ट इसके पहले वाली एक स्लाइड में हमने इसको कवर करा है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, बस मोलारिटी ही है। लेकिन यहाँ पे अपन बात किसकी कर देते हैं, आयोनिक कंपाउंड की। जैसे मोलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास पता है ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मोलर मास निकाल देते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास आयोनिक कंपाउंड के लिए निकालने का तरीका वही होता था, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेलिटी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इतना आप थोड़ा सा इस बात में इसको इतना सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो सर अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम कैसे देंगे इसकी, तो ये हमारे पास होता है, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट्स
units dissolved unit dissolved in 1 liter of solution. ठीक है, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सेम तरीका भी वही है, इसका निकालने का कुछ नहीं है. जैसे अपन मोलरिटी निकालते थे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो यहाँ पे वही करना है, जो मोल्स रहेंगे अब यहाँ पे आप उसको फॉर्मूला यूनिट बोल सकते हो. ठीक है, सेम वही तरीका है, कोई भी ज्यादा इसमें अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है. ठीक है, बस नाम एक डिफरेंट दे दिया है. ठीक है, नाम यहाँ पे हम इसका सिंपली डिफरेंट बोल देते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है, इसमें चलो अगला वाला जो टॉपिक है वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता है हमारे पास. ठीक है, चलिए देखते हैं. अगर इसका हम फॉर्मूला सिंपली देना चाहें तो चलो दे देते हैं. इसके फॉर्मूला भी अगर हम चाहें तो भाई कैपिटल एफ से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो भाई एक सिंपल चीज आप मुझे बताइए कि मोल्स हमारे पास क्या होते हैं. वही जो भी मैंने पूछा आपसे कि भाई हमारे पास मोल्स क्या होता है. सर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. बिल्कुल सही बोला आपने. ठीक है, बिल्कुल सही बोला. तो वही यहाँ पे अपन इसके केस में भी वही निकालेंगे. भाई एक तो होगा हमारे पास गिवन वेट. ठीक है, तो भाई गिवन वेट हमारे पास हो सकता है भाई कुछ भी दे रखा हो, तो इसको हम यहाँ पे W से वही रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो वही गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह हमको सिंपली क्या रखना है, फॉर्मूला यूनिट वेट या फॉर्मूला यूनिट मास. तो सिंपली यहाँ पर अपन लिख देंगे फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, बस इतना हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है. ठीक है, किसमें है सर ये, भाई किसके अंदर आया है ये हमारे पास. ठीक है, तो सर ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो हो जाएगा वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, सेम मोलारिटी जैसे ही होता है. ठीक है, बस नाम इसका यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं, थोड़ा सा हम चेंज यहाँ पे कर देते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है सबको. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा इसमें एडवांस चीज़ें नहीं है, बिल्कुल बेसिक से टू द पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें अपन यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं आगे. ठीक है, हाँ उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं. ठीक है, भाई इसकी यूनिट क्या होती है, वही जो आपने मोलारिटी की लिखी थी. ठीक है, वही इसकी यूनिट भी है हमारे पास. ठीक है, तो कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मोल पर लीटर से ही आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मोलालिटी. मोलालिटी भी भाई क्या होती है सर, जैसे मोलारिटी होती है वैसे मोलालिटी भी होती होगी. अच्छा, होता होगा वैसा ही. अब मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी, मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यही पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वहीं अगर अपन आगे बात करें किसकी, मोलालिटी की. ठीक है, तो वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ से बात थोड़ी चेंज हो गई. अभी इतनी देर से लीटर में बातें कर रहे थे अपन, नॉर्मेलिटी 1 लीटर में, मोलारिटी 1 लीटर में. ठीक है, फॉर्मेलिटी सर 1 लीटर में. अब यहाँ पे अपन सर लिया है सॉल्वेंट, और वो भी किस में लिया है, केजी में. लीटर का काम क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, खत्म हो गया. ठीक है, तो वही अगर मैं बात करूं मोलारिटी की, तो ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, मोलालिटी होती है. ठीक है, स्मॉल एम से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिंपली अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो it is number of moles of solute in gram
present or dissolved in 1 kg of solvent, ठीक है। इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसा बोला है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी सी बात यहाँ पर आपको। चलो अब अगर अपन यहाँ पर देखें आगे इसको फर्दर के, तो मोल्स हमारे पास क्या होता है, वही गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है साहब, लिख देते हैं तो W अपॉन M, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, kg में है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली W ठीक है WS, ठीक है, और किस में है ये, kg में है सर, kg में है, ठीक है। अगर वहीं ग्राम्स में दे दिया तो कंटिन्यू कर देंगे आगे, तो ग्राम्स में अगर दे दिया यहाँ पे तो W इनटू, भाई ग्राम्स में दिया तो ऊपर 1000 से, तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको M टू WS। अगर ये किस में दे दिया आपको, सॉल्वेंट अगर आपको यहाँ पे ग्राम्स में दे रखा है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी, मोलालिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा यहाँ पे, मोलारिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फिर देन हमारे पास मोलालिटी। एक मस्त चीज बताता हूँ यार, एक बोलूँ तो एक छोटी सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। भाई आपको पता है कि भाई एक टर्म हमारे पास मास है, एक टर्म हमारे पास है वॉल्यूम। अब इन दोनों में एक चीज होती है कि एक को टेम्परेचर कर जाता है अफेक्ट और एक को टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर पाता है। सर किसको टेम्परेचर अफेक्ट कर जाता है, किसको टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता है, देखो भाई जो हमारे पास मोलारिटी है, या मैं बोलूँ तो वॉल्यूम, भाई मोलारिटी की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स वहाँ अपन जो क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में लीटर में अपन वहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं। और हमें ये पता है कि जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है वैसे ही वॉल्यूम में इफेक्ट आता है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा। तो अगर वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा तो किसी भी कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी में इफेक्ट आ सकता है। अगर अपन टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर जो मैं बोलता हूँ किसी भी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी में इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मोलालिटी की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मोलालिटी की, तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, किसका, सॉल्वेंट का। और मुझे एक बात बताओ, क्या मास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या, नहीं होता। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा मास कम ज्यादा होगा क्या, सर टेम्परेचर को तो कोई इफेक्ट नहीं होता, मास पे मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने हिसाब से मस्त है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि भैया जो मोलारिटी होती है उसको टेम्परेचर अफेक्ट कर जाता है, वहीं पे मोलालिटी मस्त है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको टेम्परेचर अफेक्ट वहां पे नहीं करता है, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। सर ताकत कितनी है सोल्यूशन में, स्ट्रेंथ से तो यही समझ आ रहा होगा ना सर, ताकत कितनी है सोल्यूशन में, कितना खतरनाक सोल्यूशन है। भाई स्ट्रेंथ सिंपली हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, एक छोटे से एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो मान लो मेरे पास क्या है, 1 लीटर है पानी, ठीक है, इमेजिन कर लो मेरे पास है 1 लीटर पानी है, ठीक है। मेरा दोस्त तो उसके पास भी 1 लीटर पानी की बोतल है, दोनों के पास ठंडी चिल्ड 1 लीटर पानी की बोतल है। हम दोनों के घर पे गेस्ट आ गए, उसके घर पे भी गेस्ट आ गए, मेरे घर पे भी गेस्ट आ गए, यहाँ से आ तो गए गेस्ट दोनों के घर पे, अब क्या करें। तो मेरे घर पे क्या पड़ा था, टैंक पड़ा हुआ था, टैंक पता है ना पानी में लगे पीछे ठंडा ठंडा बढ़िया लगता है, उसके घर में भी टैंक पड़ा हुआ था, वो है कंजूस, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो टैंक था उसको उसने 1 लीटर पानी में 2 या 3 चम्मच डाले,
सर बहुत बढ़िया। सर एक बार ये बता दो कि जो टैंक था वो कितना क्वांटिटी में था? बोलूंगा 500 ग्राम के पैकेट थे दोनों के पास, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि उसने 1 लीटर में डाला 50 ग्राम टैंक। लेकिन मैं तो कंजूस नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ यार अच्छा सा शरबत बनाकर पिलाया जाए। मैंने 1 लीटर में क्या करा, मैंने सोचा कि अपन 200 ग्राम या 150 ग्राम डाल देते हैं। जस्ट मैंने 200 ग्राम चलो उसमें टैंक घोल दिया, ठीक है। मैंने 200 ग्राम उसमें टैंक घोल दिया। हालांकि सॉल्युबिलिटी वाली बात भी है इसमें कि सर पता चले कि 200 ग्राम घुल ही नहीं रहा, वो बात की बात है। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि मैंने 200 ग्राम टैंक उसमें घोल दिया। अब बताओ जब गेस्ट आएंगे, एक सेम गेस्ट है, गेस्ट भी अलग अलग नहीं है, गेस्ट भी सेम ही है, मेरे घर पे जो गए वो उसी के घर पे भी वही गए, ठीक है। तो वो किसके शरबत की ज्यादा तारीफ करेंगे? सर आपने बढ़िया बनाया, आपके में अच्छा फ्लेवर आ रहा होगा, ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, आपका जो शरबत है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ है। क्या बोला आपने? आपका जो शरबत है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ है, मतलब कि मेरे जो शरबत की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। समझ में आई क्या बात? सोचो थोड़ा अभी मैंने क्या बोला। हाँ भाई, सोच लिया क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई मैंने जो 1 लीटर मेरे पास ठंडा पानी की बोतल थी, मैंने उसमें क्या किया, अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने क्या किया, उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में टैंक को मिलाया। उसने मिलाया 50, मैं ले गया 200। तो किसका शरबत ज़्यादा मीठा ज़्यादा अच्छा बना? कि सर आपका शरबत ज़्यादा मीठा ज़्यादा अच्छा बना। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? 1 लीटर अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कितने ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है, वही मेरे पास उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। खत्म बात। जितना ज़्यादा मिलाऊंगा उतना बढ़िया स्ट्रेंथ वाला सोल्यूशन होगा, ठीक है। और कुछ मैंने इसमें स्पेशल चीज़ तो बताई नहीं भाई, हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of salt in solution, ठीक है। mass of solute dissolved in 1 liter of solution, mass of solute dissolved in 1 liter of solution, ठीक है। चलिए ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास सिंपली होती है ग्राम पर लीटर, ठीक है। सिंपली हमारे पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। अब ये जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, जो स्ट्रेंथ वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये आगे थोड़ा सा अभी काम आने वाला है, ठीक है। आगे ही हमारे पास जब अपन मास बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वहां इसका थोड़ा सा रिलेशन अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज बाय मास। तो बेसिकली परसेंटेज बाय मास हमारे पास क्या होता है, तो अगर एक वही सिंपली बोलूं तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से, परसेंट मतलब कि 100 में से कितना, ठीक है, 100 में से कितना। तो वही हमारे पास क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, मतलब कि मैंने सॉल्यूशन ले लिया 100 ग्राम, ठीक है। अब उसमें मेरा कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, मास परसेंट हो जाएगा। अभी आपने सॉल्यूशन ले लिया सर 100 ग्राम, उसमें आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, मास बाय मास परसेंट, ठीक है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर हमको इसकी लिखनी है तो सिंपली लिख देंगे हम इसकी डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे देखें आगे, तो ये कैपिटल W है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाँ। तो सिंपली हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 बाई परसेंटेज है तो 100 से इंटू पे, ठीक है, दोनों ये ग्राम्स में चल रहे हैं।
ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट W डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, W प्लस बड़ा W प्लस छोटा W। ठीक है सर, ये बड़ा W छोटा W क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, बड़ा W छोटा W भाई, ऊपर हमारे पास है सॉल्यूट, हमको क्या पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली सॉल्वेंट, ये हो गया आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट, और ये अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि हमको पता है, हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, W बाय W क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो जैसा हमने मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बिल्कुल क्या है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे मास बाय मास वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो बस वही सेम चीज है, बस यहाँ पे मास की जगह क्या शिफ्ट कर दो, वॉल्यूम शिफ्ट कर दो। कि सर कैसे शिफ्ट करेंगे, देख लो भाई। तो भाई यहाँ पे सिंपली इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन, सिंपली यहाँ पे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर dissolved in 100 ml of solution, volume of solute in ml present in 100 milliliter of solution। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली आएंगे, it is defined as volume of solute in ml present in 100 ml of solution। ठीक है, it is defined as volume of solute in ml present in 100 ml of solution। ठीक है, चलो अगेन इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो सिंपली ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय V इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ पे हमको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर था ये भी, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कह सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन सा है। ठीक है, उन दोनों में हमने क्या किया था भाई, मास बाय मास में हमने क्या किया, सॉल्यूशन का भी हमने, सॉल्यूशन का को भी हमने ग्राम्स में लिया, और हमने सॉल्यूट को भी ग्राम्स में लिया। ठीक है, और फर्दर अगर हम आगे बात करें, तो जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसमें दोनों को हमने किसमें, ml मतलब कि वॉल्यूम क्वांटिटी से उसको डिफाइन करा। यहाँ हम वैसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, तो परसेंट स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, या बोले तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो अभी याद है अपन ने स्ट्रेंथ पढ़ी थी, स्ट्रेंथ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई सर बोला जाए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारे पास कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, सेम ये भी वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो हमारे पास ये जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, ये सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज mass of solute dissolved, mass of solute dissolved in, it is defined as mass of solute dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, सिंपली W बाय V, क्या बोलेंगे इसको अपन, मास ऑफ solute dissolved in volume of
सॉल्यूशन टू 100, ये हमारे पास हो जाएगा W अपॉन, ठीक है, W/V इंटू 100, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए नेक्स्ट अपने पास है पार्ट्स पर मिलियन। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें किसकी, पार्ट्स पर मिलियन की, तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है, ये हमारे पास कितना होता है, कितना होता है पार्ट्स पर मिलियन, भाई मिलियन का मतलब तो 10 लाख होता है। तो ये काम कब आता है, क्या 10 लाख मतलब क्या बात करने वाले अपन, भाई देखो जो पार्ट्स पर मिलियन है कि हमारे पास यूजुअली हम तब काम लेते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन है, उसमें बहुत लेस अमाउंट में हम सॉल्यूट के बारे में अगर बात करें, जैसे पोल्यूशन वगैरह में हम पीपीएम में चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पता हो तो भाई दिल्ली वगैरह है, ठीक है, अपन उसका पोल्यूशन इंडेक्स वगैरह हो गया या प्यूरिटी वगैरह अपन देखते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की, तो अपन पीपीएम में ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो यही बेसिकली हमारी बात करें पीपीएम की, तो इसके लिए अपन सिंपली एक डेफिनेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपली एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, it is defined as number of parts, it is defined as number of parts by mass of solute, it is defined as number of parts by mass of solute per million part mass of solution, per million parts by mass of solution। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए तो इसको हम सिंपली पीपीएम, ठीक है, पीपीएम, ठीक है, पीपीएम बाय मास, ठीक है। तो वही सिंपली जो इसमें लिखा हुआ है वैसे ही हम इसको लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 100 into, सॉरी इसको काटेंगे 10 की पावर 6, भाई मिलियन के लिए 10 की पावर 6, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएम, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे तो पूछे तो नहीं जाते वैसे, बट ठीक है हमको इसको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट वही आ गया टॉपिक, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, ये टॉपिक बढ़िया है भैया, ठीक है, ये टॉपिक अच्छा है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब सर भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो अगर वही डेफिनेशन बोलो तो इट इज डिफाइंड या इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि सर ये डेफिनेशन तो ठीक है, बट बताएं कैसे, कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। मान लो मैं घर पे गया, मान लो मैं जाऊँगा इस साइड, तो मैंने देखा वहाँ पे कि मेरे पास फ्रूट्स खाने का मेरा बड़ा मन था, तो मैंने देखा वहाँ पे मेरे पास 4 मैंगो थे और 2 एप्पल थे, ठीक है, 4 मैंगो थे और 2 एप्पल थे। तो मेरा एक फ्रेंड भी आ गया, ठीक है, मैंने कहा आजा भाई आजा, क्या दिक्कत है।
तो अगर हम वहां पे देखें तो उसने बोला कि यार मेरे पास क्या है, 4 तो है एप्पल और 2 मेरे, सॉरी 4 तो मैंगो थे, हाँ 4 हमारे पास क्या थे, मैंगो थे, ठीक है 4 हमारे पास थे मैंगो और 2 हमारे पास क्या थे, एप्पल। 4 हमारे पास मैंगो थे और 2 हमारे पास क्या थे, एप्पल थे, ठीक है क्लियर हो गई बात, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें भाई 4 एप्पल है 2 मैंगो है, तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं सर, टोटल फ्रूट्स अगर अपन बोले तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए 6, उसमें से अगर मैं बोलूँ भाई मेरे पास टोटल में से एप्पल कितने हैं, सर टोटल में से आप एप्पल पूछ रहे हो अगर, तो टोटल में से एप्पल तो आपके पास कितने हैं 2/6, भैया उसका फ्रैक्शन आ गया, भाई ऐसे अपन फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं मेरे पास मैंगो कितने हैं यार उसमें से, तो सर मैंगो आपके पास है 4/6, तो ये हमारे पास मैंगो का आ गया, ठीक है भाई। तो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है मेरे पास टोटल फ्रूट्स थे 6, उसमें से एप्पल मेरे पास 2/6, मैंगो मेरे पास कितने 4/6 हो गए। तो यही सेम चीज तो हमको मोल फ्रैक्शन में करनी होती है, यही तो भाई मोल फ्रैक्शन भी बोलता है कि भाई हमारे पास क्या है, मोल्स का रेशियो, भाई बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे, मोल्स का रेशियो बताना है, ठीक है एक किसी भी कंपोनेंट का और टोटल कंपोनेंट्स में से उसका रेशियो हमारे पास कितना होगा। मतलब कि मेरे पास मान लो कोई भी एक मेरे पास काफी बड़ा सा सारा सा एक सॉल्यूशन है, ठीक है कोई भी मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है हाँ सर आपने कोई भी एक सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो अब उस सॉल्यूशन में से अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास उसमें से सॉल्यूट कितने परसेंट, मतलब सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूट का फ्रैक्शन क्या रहेगा और उसमें सॉल्वेंट का हमारे पास फ्रैक्शन क्या रहेगा, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे उसमें से कितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेंगे मेरे पास, ठीक है। तो यही हमारे पास सिंपली क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, डेफिनेशन लिखते हैं एक बार फिर अपन इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इट मे बी डिफाइंड एज द, it may be defined as the, it may be defined as the ratio of number of moles, it may be defined as ratio of number of moles of one component, number of moles of one component, it may be defined as the ratio of, may define the ratio of number of moles of one component to the total number of moles, to the total number, the total number of moles of, to the total number of moles of all components, all components, ठीक है, ठीक है क्लियर हो गई बात, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all components present in that solution, present in that solution, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट, ठीक है इसको हम इससे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि जितनी भी हमारे पास मोल फ्रैक्शंस होंगे उनका सम हमेशा 1 आना चाहिए, भाई ध्यान रखिए। अगर वो एग्जांपल आपने देखा होगा भी, वो मैंगो और एप्पल वाला मैंने लिया था, उनको भी अगर आप फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे तो उनका सम भी कितना आएगा, हमारे पास 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखें, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है, sum of all mole fractions, sum of all mole fractions in a solution is
इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं किस तरीके से ये होता है। मैंगो वाला और एप्पल वाला एग्जांपल लेके दिखाया था। तो बेसिकली इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जो टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भाई टोटल हमारे पास मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम होता है वो हमको किसके बराबर देखने को मिलता है, 1 के बराबर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होता है। हाँ, तो मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है। ठीक है भाई, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट मान लो, एक सॉल्यूशन मान लो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, ए कंपोनेंट है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी कंपोनेंट है। ठीक है, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे दो कंपोनेंट मेंशन कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो दो कंपोनेंट है इसका मैं अगर बोलूँ मोल्स मुझे लेने हैं इन दो कंपोनेंट के, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो बेसिकली इसके मोल्स हम यहाँ पे दो कंपोनेंट के लिख सकते हैं सर Na, और इधर हम लिख सकते हैं यहाँ पे Nb। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन, अभी हमने देखा उसको रिप्रेजेंट हमने x से करा, तो इसका मोल फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ये हो गया XA और ये B। ठीक है भाई, इतना किसी को दिक्कत यहाँ तक कुछ भी नहीं। बेसिकली जो जो चीजें हैं हमने अभी तक वही यहाँ पे केवल लिखी है। अब मुझे XA के लिए वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो भाई अभी अपन ने डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखी होगी। डेफिनेशन में पार्ट में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे Na के लिए लिखूं मोल फ्रैक्शन, अगर मैं Na के लिए लिखूं यहाँ पे, ठीक है सॉरी XA के लिए लिखूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है भाई सर, ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैंने इसको किसके लिए लिखा, अभी A के लिए लिखा, तो ये मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया। सेम अगर मैं इसको XB के लिए लिखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है सर, ये भी खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये हमने दोनों के लिए यहाँ पर इसको इजीली में लिख लिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई अगर आपसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पूछा जाए तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, जैसा डेफिनेशन में दे रखा है वही काम हमको करना है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे फ्रैक्शन बता रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, या अगर हम बोले तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि भाई कोई भी हमारे पास दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसमें एक कंपोनेंट कितना है, टोटल में से दूसरा कंपोनेंट कितना है। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शंस होते हैं इनका सम हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। भाई जो मोल फ्रैक्शंस है अगर हम इनके सम की बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, दैट मीन्स आप अगर मैं ये XA प्लस XB करूं तो ये हमें मेरे पास कितना आना है, ये मेरे पास कितना आएगा। ठीक है, तो भाई बेसिकली एक चीज हमको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास भैया मोल फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि XA निकाला, XB निकाला, ठीक है, ठीक है, तो जो इनका सम होता है किसी भी सॉल्यूशन में, भाई जितने भी मोल फ्रैक्शन आएंगे किसी भी सॉल्यूशन में तो उनका सम हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स ये जो आपके पास XA है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हमें किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया, कोई दिक्कत। इनका सम किसके बराबर आता है हमारे पास, 1 के बराबर। मतलब कि अगर आप इनको ऐड करोगे तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। काफी मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इनके मोल फ्रैक्शंस का सम हमारे पास 1 के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शंस है ये भी किस पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड ये भी नहीं करता है। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता सर, इसका मतलब क्या है, मतलब कि भाई जैसे कि हमने अभी बात करी थी ऊपर मोलालिटी के केस में, तो वहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि भाई जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वही मोलालिटी करती। तो सेम केस यहाँ पे इसके साथ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। अरे भैया अब भाई ये काम की चीज, तो मतलब पहले वाली भी चीजें काम की थी ऐसा नहीं है, बट ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कि भैया हमारे पास मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है। इस सर क्यों करना है ये रिलेशन, भैया क्वेश्चन आता है इस पे, क्वेश्चन में बहुत बार वो आपको मोलर सोल्यूशन देके नॉर्मेलिटी पूछ लेगा।
या नॉर्मेलिटी से मोलरिटी पता करवा देगा, कुछ भी पूछ सकता है भैया, एग्जामिनर है उसका मन कुछ भी हो सकता है। तो फिर इन केसेस में या तो आप पूरा डिराइव करने बैठो, अच्छा मोलरिटी, अच्छा नॉर्मेलिटी, अच्छा ये तो ये इतना टाइम तो एग्जाम में मिलता नहीं है, ये बात आप लोग भी जानते हैं, मैं भी खुद भी जानता हूँ। तो बेसिकली क्यों ना हमें कैसा रिलेशन इसके बीच में पहले ही डिराइव करके रख लें, तो जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही हम इसमें क्या लगा दें, रिलेशन लगा दें। सर ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे रिलेशन लगा दिया, ऐसे हमने आंसर यहाँ पे निकाल देंगे, भैया बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं दोनों में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और फिर हम यहाँ पे समझते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी बताया मुझे, अभी हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा था पुरानी वाली स्लाइड में। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा हम देख लेते हैं। तो भाई नॉर्मेलिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, बिल्कुल सर हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सर यही पढ़ा था हमने। भाई कुछ अलग तो नहीं पढ़ा ना किसी ने, कि किसी ने कुछ और पढ़ लिया हो? क्यों भाई, हमने ये पढ़ा था कि सर ये सिंपली होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। वही हमको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कि हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें चल रहा है लीटर में चल रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही। हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन यहाँ पे था वो है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो भाई मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको भी थोड़ी देर मतलब बताया भी है कि भाई बेसिकली ये जो दोनों चीजें होती हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती है। यूज कब करना भी है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली उठता है बहुत बार। क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे देता है कि भाई इतने मोलर सॉल्यूशन है, बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। ठीक है, या डायरेक्टली आपको कुछ डेटा वगैरह देगा और पूछ लेगा कि भैया इसकी मोलरिटी नॉर्मेलिटी दोनों बता दो। एक चीज निकल जाएगी, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी रिलेशन से, अदरवाइज फिर आपको दोनों के लिए सेपरेट जो फॉर्मूला है वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, भाई मोलरिटी का फॉर्मूला अलग लगाओ, नॉर्मेलिटी का अलग लगाओ, इससे अच्छा कि हम एक रिलेशन पता कर लें, क्योंकि अगर रिलेशन पता लग जाएगा क्वेश्चन 2 मिनट में वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो भाई हमको पता है, हमने यहाँ तक तो देखा भी था कि नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। आगे अगर हमने एक और चीज देखी थी कि सर ये जो इक्विवेलेंट मास होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वही हमको आगे अभी यहाँ पे लिखना है, लिखो फिर और क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली गिवन मास सॉल्यूट का। ठीक है, और हमें पता है इक्विवेलेंट मास जो हमारे पास होता है वो सिंपली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू एन फैक्टर। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ खेल शुरू होता है, सॉल्यूशन लीटर है, अगर ml में होगा तो मैं उसको क्या ले लूंगा, कुछ भी नहीं सर, ml लिख के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन मास, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, और सिंपली हम यहाँ पे ऊपर किससे इनटू कर देंगे इसको, 1000 से, और ये जो हमारे पास अपॉन है यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हो गया ml में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या बच्चों इसमें? कुछ
कपन ने डेरिवेशन या रिलेशन पढ़ा हो मोलारिटी का, किसी का कुछ देखा कुछ थोड़ा थोड़ा सोचो 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 भाई। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास क्या होता है? मोल्स होता है सर, मोल्स ही दे रखा है, ठीक है। गिवन मास मोलिकुलर मास मोल्स किसमें है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में है? लीटर में है। क्या चीज होती है? मोलारिटी होती है। अरे होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। करना क्या है, बस खत्म करो मामला इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या सिंपली इसको यहाँ पे क्या इसको मैं मोलारिटी नहीं लिख सकता भाई? क्या मैं इसको मोलारिटी के सर लिख सकते हो ना, तो लिखो फिर। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ठीक है। मोलारिटी, हाँ 1000 इंक्लूड करना नहीं भूलना है हमको, ठीक है। 1000 उसी के अंदर ही, तो मोलारिटी, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? m से। तो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू n x। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली मोलारिटी इंटू n फैक्टर, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। क्लियर हो गई बात? मोलारिटी इंटू n फैक्टर, क्लियर हो गया मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है हमको। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं फिर कह रहा हूँ, आगे आपको देखने को भी मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसी से सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी से सॉल्व होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो रिलेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक नए रिलेशन की बात और कर लेते हैं अब अपन। तो नया रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। जो नया रिलेशन है हमारे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो अब ये भी कोई खतरनाक सा रिलेशन नहीं है, काफी ज्यादा इजी है। हाँ, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इनके रिलेशंस पे भी। तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास ये होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? भाई पुराना वाला था वैसे ही हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास चीजें हैं उसी को पुट करते हुए चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो वही बात करें अपन मोल फ्रैक्शन की, तो सर अपन पहले ही मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं कि हाँ सर निकाल तो चुके हैं कि भाई जैसे कि मान लो मेरे पास वही कोई सॉल्यूशन है, तो उसमें मैंने भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाले, ठीक है। तो एक x से x हमने उसको मान लिया, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको आगे भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अगेन कोई भी 2 कंपोनेंट है a और b, उसको मान के चलते हैं भाई। अगेन मेरे पास 2 कंपोनेंट है यहाँ पे, अगेन मेरे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट है a और b, ठीक है। तो सेम अगर मैं इनके लिए लिखूं तो इसके मोल फ्रैक्शन मेरे पास हो जाएंगे XA, ये XB, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। XA को हमें पता है, हम क्या लिखते हैं? XA इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। इसके केस में हम लिखते हैं यहाँ पे NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? रेशियो लेना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इनका यहाँ पे रेशियो लेना है, ठीक है। तो चलो आगे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, XB अपॉन XA। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपली मेरे पास हो जाएगा सर NB अपॉन NA प्लस NB। फिर अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा? NA अपॉन NA अपॉन NA प्लस NB। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका रेशियो ले लिया, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, जो था वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। चलो ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूएशन में भी रखते हैं हम। हाँ, तो भाई बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं किया था हमने, ए और बी अगेन 2 कंपोनेंट लिए थे हमने, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, उनके यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस लिखे,
ठीक है। देन फिर हमने क्या किया, इन दोनों का यहाँ पे रेशियो लिया, ठीक है। रेशियो लिया जब हमने इनका, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए। अब हम इसके आगे लिखें तो ये सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन बी अपॉन एन ए, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, इसके बाद सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे ये एक रिलेशन आ गया एन बी अपॉन एन ए। यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया, ठीक है। इसको दे देते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। एन क्या होता है, एन होता है सर मोल्स। मोल्स को क्या बोलते हैं सर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या खत्म, काम यही खत्म हो जाएगा ये तो। अभी बी अपॉन एक्स ए, ठीक है। ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है सर। तो एम बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। फिर ये डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, सॉरी एम ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं, मैंने मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। इसको अब अपन यहाँ पे फ्रैक्शन से पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या आएगा भाई, इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे है, ठीक है, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 2, देन मल्टीप्लाई, दोनों तरफ में कर रहा हूँ यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स with 1000, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 1000, ठीक है। दोनों को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो क्या निकला हमारे पास आगे का, चलिए दोनों को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, जब दोनों को हमने सर 1000 से मल्टीप्लाई करा तो हम आगे की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। कुछ भी नहीं है, सेम ही है, इसको अपन सिंपली 1000 के साथ लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली कितना हो जाएगा 1000 बी अपॉन एक्स ए, 1000 एक्स बी अपॉन एक्स ए, देन ठीक है, ठीक है, यहीं से लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं, एक्स बी अपॉन एक्स से, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, ये एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब रीअरेंज करो चीजों को, वापस से कुछ रीअरेंज करो कि सर क्या रीअरेंज करना है, देखो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है, और इंटू यहाँ पे मैंने लिख दिया एम ए। कुछ देखा देखा लग रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा, कुछ जानी पहचानी सी चीज लग रही है क्या। मोलालिटी क्या होती थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तब हमने दो कंपोनेंट लिए थे भाई, एक सॉल्यूट था और एक क्या था सर, सॉल्वेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है उसके मोल्स मान लीजिए WbMb, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमारे पास हो गया Wa। 1 kg में है तो अपन ने ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ
मोलालिटी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, मोलालिटी, बस रख दो सीधा सीधा, ये हो गया हमारे पास m, ठीक है, ये हो गया हमारे पास m। तो हमारे पास जो अब फाइनल एक फॉर्मूला लिखेगा, जब इसको पूरे को m के लिए अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी को, एक्स बी अपॉन एक्स ए, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू, ठीक है, ले जाएं इसको इधर, तो ये जब इधर जाएगा तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारे पास m एक्स बी इंटू into 1000 divided by ME XA, ठीक है, एक्स बी इंटू 1000 एम ए इंटू एक्स ए, ठीक है, तो ये हमारे पास मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया। अब ये जो यहाँ पर आपको एक्स ए दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स ए, ये हमको पता है मोल फ्रैक्शंस किसके बराबर होते हैं, 1 के, तो यहाँ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, तो आप इसको यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, पुट करके, ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बेसिकली हमारा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो if 0.4 ग्राम of NaOH is present in 40 ml of solution, ठीक है, 0.4 ग्राम of NaOH is present in 40 ml of solution, what is the molarity and normality, ठीक है सर, करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ पे मोलारिटी की, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो मोलारिटी हमारे पास कैपिटल M, ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल्स है हमारे पास यहाँ पे, नहीं सर निकालने पड़ेंगे वो तो निकाल लो भाई, अगर आप इसके मोल्स यहाँ पे हम निकालें तो मोल सिंपली हमारे पास W 1000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई ml में दे रखा है, m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अब लिख लेते हैं W कितना है 0.4, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है भाई, NaOH का मास 40 नहीं भी दे रखा तो हमें कैलकुलेट करना तो भैया अब तक आना चाहिए 23 + 16 + 1, ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है, आगे वॉल्यूम भी सर कितना है, वेरी गुड सर 40 है, फटाफट कैलकुलेट कर दो भाई इसको, ये 0 0 ये खत्म कैंसिल, ठीक है, कितना हो जाएगा 40.25 मोलर सॉल्यूशन इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो कितनी आएगी नॉर्मलिटी, पॉइंट या बोल तो 0.25, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है क्वेश्चन, अपन ने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और आंसर इसका यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक और चीज पूछी उसने कि भैया नॉर्मेलिटी क्या होगी, फॉर्मेलिटी तो उसने पूछे, मोलरिटी तो पूछी थी, अब नॉर्मेलिटी भी ये पूछी है, लगा दो नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला, नहीं सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पीछा क्यों नहीं लगाएंगे, अभी सर ऊपर अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था भाई, सर रिलेशन हमारे पास ये था कि भाई जो नॉर्मेलिटी होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर या एक्स फैक्टर, हाँ सर पढ़ा तो था, तो यहाँ पर क्या मैंने मोलारिटी फाइंड आउट कर ली, हाँ सर, क्या मैं यहाँ पे इसका एक्स फैक्टर बता सकता हूँ, बता तो सकते हैं सर, NaOH बेस है, इसकी एसिडिटी 1 होती है तो इसका एन फैक्टर 1 निकल जाएगा, तो क्या मैं नॉर्मेलिटी बता सकता हूँ, बिल्कुल सर बता सकते हैं, बस तो फिर ट्राई कर लो, क्या हुआ भाई, चलो देखते हैं रिलेशन से निकालते हैं, हमें पता है नॉर्मेलिटी हमारे पास होती है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें मोलारिटी कितनी थी हमारे पास 0.25,
0.25 0.25। अब NaOH का इनफैक्टर हमारे पास, भाई इसकी बेसिसिटी हमारे पास कितनी होती है, एसिडिटी कितनी होती है हमारे पास, इसकी 1 होती है। ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी भी कितनी आ जाएगी 0.25। ये बोलूँ तो नॉर्मेलिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिलेशन इसी जगह ऐसी ही जगहों पे सबसे ज्यादा काम आते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कोई डाउट अब इस क्वेश्चन में? काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा मैं तो बोलूंगा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। पूछा उसने दोनों चीजें थी, बट हमने भी दोनों चीजें निकाली। अब यहाँ पे टाइम सेविंग वाला फैक्टर हुआ है। अगर हम अभी मान लो नॉर्मेलिटी का वो वाला जो अपन जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाला फॉर्मूला लगाने लगते तो टाइम लगता, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्टली क्या किया, रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4। आगे ये भी सर थोड़ा देखा अगेन, ठीक है। तो इसकी अगर इसकी भी केस में अगर हम बात करें तो क्या इसको भी हम रिलेशन से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर रिलेशन से निकाल सकते हैं। बस फिर क्या है, निकाल दो इसको फटाफट। क्या हुआ, चलो करते हैं इसको भी। नॉर्मेलिटी पूछी है, ठीक है भाई। अब हमें पता है यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 1.5 मोलर H3PO4 दे रखा है। मतलब कि क्या गिवन है यहाँ पे सर? मोलारिटी गिवन है। मोलारिटी कितनी गिवन है? तो गिवन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे है मोलारिटी, ठीक है, कितनी है 1.5 m, ठीक है सर। और रिलेशन भी हमको पता है सर, जो नॉर्मेलिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें मोलारिटी कितनी थी 1.5, अब इसका एन फैक्टर भाई H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड होता है तो इसका फैक्टर 3 इंटू 3, ठीक है। कर लीजिए भैया कैलकुलेट, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे हम, कितना जाएगा सिंपली 4.5 n, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन। 100 सेंटीमीटर के सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। पहले क्वेश्चन डिकोड करना सीखो आप। उसमें क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होती है, हमको बस लगाना होता है काम फॉर्मूला। क्या दे रखा है कि भैया 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। एक चीज तो मुझे समझ आ रही है, NaOH यहाँ पे सॉल्यूट है। कितना लिया है वो अपन ने? कि सर वो तो 2 ग्राम लिया है अपन ने। बहुत बढ़िया भाई, तुमने ही बताया, मैंने तो कुछ करा नहीं है। कितना लिया है वो अपन ने? सर वो अपन ने लिया है यहाँ पे 2 ग्राम, ठीक है। तो अपने को सॉल्यूट पता है। अब NaOH ही दे रखा है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे सिंपली नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं हम इसको फॉर्मूला लगा के? लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, लगा तो सकते ही हैं, ठीक है। तो बस फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले गिवन चीजें लिखो, ट्राई मारो इसको एक बार। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूट हमारे पास NaOH है, बिल्कुल सर है। कितना है सर? 2 ग्राम है, ठीक है सर। तो मतलब ये तो हमारे पास W। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं, ठीक है। कितना होता है अभी हमने देखा है 23 + 16 + 1, तो ये हमारे पास कितना आता है? सिंपली 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने इतना यहाँ पे लिख लिया। अब
हमको यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखा है 2 ग्राम, इक्विवेलेंट मास हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे मैं बात करूं किसकी, NaOH की। तो अगेन हमने पहले बताया NaOH की एसिडिटी 1 होती है, तो इसका एन फैक्टर कितना निकल जाएगा, 1। एन फैक्टर निकल गया 1, ठीक है। सिंपली पुट कर देंगे अब अपन इसको, तो इक्वल टू नॉर्मेलिटी के लिए 2 डिवाइडेड बाय 40। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना भाई, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो 40/1, तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया, 40 किसमें है ये सर, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या रख दिया 100, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी क्या है, मिसिंग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो सिंपली, क्योंकि हम लीटर में सोल्यूशन तो 1000 से मल्टीप्लाई जरूर से कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया सिंपली, 1/2 पॉन इंटू 1000, सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं था। जो जो भी हमारे पास चीजें गिवन थी हमने वो यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। हमको यहाँ पे गिवन मास पता था सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 40 होता है, ठीक है। इतना बात हमको पता है। हमको यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम जानते हैं कितना हमारे पास कितना प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हमने सिंपली वो फॉर्मूले में रखा। वैलेंसी फैक्टर निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि भाई NaOH हमको पता है इसकी एसिडिटी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 40/1 ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा 40, तो यहाँ से हमने निकाला, टोटल आंसर हमको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कुछ चीजें तो यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हमारे कोर्स की कुछ स्पेशलाइजेशंस भी हैं, जैसे कि भाई नीट एनोटेड PDF, चैप्टर वाइज CRE, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और PYQ वीडियो सोल्यूशन। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैं चाहूंगा इस कोर्स में इनरोल हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द लेक्चर, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।